अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम हारिस है। आप सब हॉट पाकिस्तान ऑफिशियल देख रहे हैं। वेलकम टू अनदर एपिसोड कहूँ या इसको एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट कहूँ, क्या कहूँ, मुझे समझ नहीं आ रही। सितंबर में जब ये अनाउंस हुआ था कि यामाहा मोटर पाकिस्तान अपने ऑपरेशंस बंद करके पाकिस्तान से जा रहा है, तो मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आ रही थी कि एक ऐसी कंपनी जो दुनिया के 140 मुल्कों में कामयाबी के साथ कारोबार कर रही है, वो हमारे मुल्क में क्यों नाकाम हुई। अब इस पर मैंने थोड़ी सी रिसर्च करना स्टार्ट की और आज की इस वीडियो में मैं वो पॉइंट्स रखूँगा आप लोगों के सामने कि जिसकी वजह से मुझे लगता है वाई यामाहा फेल टू सस्टेन इट्स बिजनेस इन पाकिस्तान और इवेंचुअली इसको क्लोज़ करना पड़ा। एज अ राइडर, एज अ कंज्यूमर, एज अ मार्केट रिसर्चर और एज अ मोटरसाइकिल क्रिटिक मैं इस वीडियो को रखूँगा। स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले तो यामाहा, हम सबको पता है कि पाकिस्तान से उनका ये पहला एग्जिट नहीं है, ये उनका दूसरा एग्जिट है। यामाहा ओरिजिनली 1970s में जब पाकिस्तान में आ रही थी तो बाहर से इंपोर्ट होते थे और यहाँ पे वो मोटरसाइकिल सेल किए जाते थे पाकिस्तान के अंदर। फिर हुआ ये कि 1989 के अंदर पाकिस्तान में प्लांट लगाने का फ़ैसला किया गया। दाऊद यूनिस लिमिटेड एक काफ़ी तगड़ा ग्रुप था, तो दाऊद यामाहा लिमिटेड फॉर्म हो गई, जो कि एक जॉइंट वेंचर था जिसमें दाऊद ग्रुप ने इन्वेस्टमेंट की और यामाहा ने अपना प्लांट लगाया पाकिस्तान में। और यामाहा YB100 के नाम से उन्होंने मोटरसाइकिल पाकिस्तान में असेंबल करने, बनाने, बेचने शुरू किए। 1990 से लेके टिल 2008 तक ये वेंचर कामयाबी से चला और यामाहा YB100 का कोई तोड़ नहीं था। होंडा के पास 100 सीसी का बादशाह था वो सेल्स के अंदर, और दूध वाले बड़े पसंद करते थे उसको। और इवेंचुअली हर गांव देहात में वो चलता था। रोबस्ट मोटरसाइकिल था, बहुत ज़्यादा जान बहुत थी, 2 स्ट्रोक था और वज़न बहुत उठा लेता था। उसके बाद उन्होंने यामा 4 के नाम से 4 स्ट्रोक के अंदर आए, जुनून लॉन्च किया उन्होंने। और आहिस्ता आहिस्ता ये लग रहा था कि अब यामाहा जो है वो कोई ना मॉडर्न किस्म के बाइक्स लेके आएगा। बट यहाँ पे यामाहा का पहला एग्जिट होता है 2008 से लेके 2010 के एरा में, जब उनका फटा बनता है दाऊद ग्रुप का जापानियों के साथ। और उस पड्डे की ओवरऑल जो रीज़न थी वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग थी। जापानी चाह रहे थे नई इनोवेटिव प्रोडक्ट्स लेके आना और पाकिस्तानी एज यूजुअल चाह रहे थे नहीं, जो है बस वही बेचो। तो इवेंचुअली जापानीज़ ने सोचा कि यार इनसे नहीं हो पाएगा तो ख़त्म करते हैं। उन्होंने खैर कारोबार ख़त्म किया, वो वापस चले गए। 2014 से 2015 के अंदर दोबारा कोशिशें शुरू की उन्होंने कि पाकिस्तान के अंदर आए। 2014 में इवेंचुअली वो ग्राउंड ब्रेकिंग में कामयाब हो जाते हैं, पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं इंडिविजुअली एज यामा मोटर कॉरपोरेशन। एंड 2015 से जनाब वाली प्रोडक्शन का आगाज़ होता है, कराची में प्लांट लगाया जाता है और YBR 125 ESD और यामाहा YBR 125G, ये 2 वेरिएंट्स हमें देखने को मिलते हैं। उन मीम है ना, एकदम से वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, हालात बदल दिए। यामाहा ने नए मोटरसाइकिल फेंक के ना मार्केट साहब को एक दफ़ा चुप करा दिया था। रिटर्न शिफ्ट थे, सेल्फ स्टार्ट थे, स्पोर्टी डिज़ाइन था। क्या ऐसा फीचर नहीं था जो इन मोटरसाइकिल्स के अंदर नहीं था अपने टाइम में 2015 में। और उस हिसाब से ये काफ़ी ही बैलेंस किस्म की प्रोडक्ट थी। अब सीन ये हुआ जनाब अली के 2015 से लेके अब 2025 आ गया। मसला ये है कि 2015 में जो इनोवेशन थी ना वो वहीं पे रुक गई और 10 साल वो इनोवेशन बेची जाती रही, नए स्टिकर्स के नाम पे, नए ग्राफिक्स के नाम पे। तो वो था ना कि कवा चला हंस की चाल और अपनी भी भूल गए, तो यामा के साथ ये हुआ। वो एटलस होंडा को कॉपी करने के चक्कर में अपनी चाल भी भूल गए और मार्केट से गायब हो गए। खैर, ये तो एक ले मैन की बात थी, बट थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं यार कि पीक परफॉर्मेंस की क्या मैट्रिक्स है। अपनी पीक पे यामाहा ने 23,600 यूनिट सेल किए पाकिस्तान के अंदर। और एक ज़माने में मोटरसाइकिल मार्केट का 1.5% शेयर था यामा के पास। उस टाइम पे तकरीबन कोई, आप समझ लो, 10 लाख मोटरसाइकिल सेल होते थे और यामा के पास तकरीबन 1.5% का मार्केट शेयर था, यानी 15,000 मोटरसाइकिल यामा सेल करता था। और यामा वाले कहते थे कि हमें सिर्फ 5% मार्केट शेयर चाहिए, यानी हम इस मार्केट के अंदर 50,000 मोटरसाइकिल बेचना चाहते हैं। और जब 5% में मार्केट शेयर मिल जाएगा तो फिर हम ज़्यादा मज़ीद इनोवेशन की तरफ जाएंगे, नए मॉडल्स की तरफ जाएंगे। पर हुआ ये कि जैसे हमने पहले जिक्र किया, कोई इनोवेशन नहीं हुई, सेम ही चीज़ हमें 10 साल तक मिलती रही, जिसकी वजह से वो 1.5% का जो मार्केट शेयर था बजाय ऊपर जाने के गिरना शुरू हो गया। और 2025 में वो सिर्फ 0.4% रह गया। यही रीज़न है कि यामाहा की हमें सेल इतनी कम नज़र आती हैं।
और ये बहुत अजीब सी बात है कि पाकिस्तान की मार्केट तो ग्रो कर रही है बट ओवरऑल कंपनी जो है वो उससे फ़ायदा नहीं उठा पा रही। नंबर्स ये बता रहे हैं कि ग्रोथ है मार्केट के अंदर, बट यामाहा के नंबर्स ये बता रहे हैं कि कोई बहुत बड़ा मसला है। अब वो मसला क्या है वो डिस्कस कर लेते हैं। मसले छोटे छोटे से थे, ऐसे नहीं थे जो इनको नज़र ना आए। सबसे पहला इशू ये था कि इन्होंने एक बहुत ही प्रीमियम पोजीशनिंग ली थी प्राइस के हवाले से पाकिस्तान की प्राइस सेंसिटिव मार्केट में। हमारी मार्केट बहुत ज़्यादा प्राइस सेंसिटिव है। हमारे बायर के दिमाग में ना एक परसीव्ड वैल्यू होती है। ये मेरी ग्लासेज हैं और मुझे लग रहा है कि इसकी परसीव्ड वैल्यू जो है वो 2000 है। अगर ये 3500 रुपये की मुझे मिलेगी तो मुझे लगेगा ये महंगी है और मैं इसको ख़रीदना छोड़ दूंगा, रिगार्डलेस के इसकी कॉस्ट क्या आई है, इसके रॉ मटेरियल्स बाहर से इंपोर्ट हुए हैं, इसका शीशा जो है वो पता नहीं कोहे काफ से आया है। ये सारी चीज़ें मेरे लिए बिल्कुल मैटर नहीं करेंगी, क्योंकि मैं उस स्कूल ऑफ थॉट से ताल्लुक़ रखता हूँ जहाँ पे परसीव्ड वैल्यू बहुत ज़्यादा मैटर करती है। और जब प्राइस सेंसिटिव मार्केट होती है तो वहाँ पे ये चीज़ें मज़ीद बढ़ जाती हैं। अब जब यामाहा वॉज ओरिजिनली लॉन्च तो 1,29,000 रुपये उसकी प्राइस थी, और बाद में अभी एट द टाइम ऑफ इट्स क्लोजर ये तकरीबन 4.5 से 5 लाख के बीच में थी। इतनी प्राइसेस बढ़ाई हैं कि अब प्राइस का जहन में रखना ही छोड़ दिया। उसकी रीज़न मेनली सिर्फ और सिर्फ ये है कि जब इतनी ज़्यादा फ्लक्चुएशन हो रही होती है मार्केट के अंदर, आपका कंज्यूमर जो है वो भी फिर कहता है देखेंगे ले लेंगे, विल डू समथिंग अबाउट इट। जब इतनी ज़्यादा फ्लक्चुएशन हो रही होती है मार्केट के अंदर तो ना आपका डीलर सीरियस होता है, ना आपका कंज्यूमर सीरियस होता है, और बाज़ औक़ात आप ख़ुद भी सीरियस नहीं होते। यही मुझे लग रहा था कि एक शुगल ही बन गया हर थोड़े से बाद एक प्राइस हाइक का नोटिफिकेशन आना, और ओवरऑल मार्केट के अंदर कोई एक अच्छा सेंटिमेंट नहीं समझा जाता इसको। फिर यामाहा का जो सबसे बड़ा मसला था कि इन्होंने कम बैक तो बहुत अच्छा किया, बट एक ही मॉडल के ऊपर बेस्ड 4 वेरिएंट्स दे दिए इन्होंने। इनका अपना कस्टमर कंफ्यूज हो गया कि हमने कौन से मॉडल की तरफ जाना है। YBR सेम, YBR G सेम इंजन, YBZ सेम इंजन, YBZ DX सेम इंजन। जब वो है ना कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन है, सोल्यूशन कुछ पता नहीं, तो इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन में डालना ही क्यों अपने बेचारे पाकिस्तानी कस्टमर को। मासूम से तो हैं बेचारे, हैं, हंसना नहीं है अब आपने। फिर यामाहा लोकल वेंडर्स डेवलप करने में नाकाम रहा और काफ़ी अर्से तक इसको बाहर से चीज़ें इंपोर्ट करनी पड़ी जो कि लोकली असेंबल की जाती थी, फिर इनका मोटरसाइकिल तैयार होता था। प्लस उस ज़माने में पाकिस्तानी रुपया भी जो है ना वो डी वैल्यू हो रहा था दबा के। हम सबको पता है उसकी मुख्तलिफ पॉलिटिकल रीजंस थी हैं जो भी था, और ऊपर से लो प्रोडक्शन वॉल्यूम्स, इकॉनमीज ऑफ स्केल्स कभी उन बेचारों से अचीव हो ही नहीं पाई। वो मार्केट जिसमें 10 लाख मोटरसाइकिल बिकते थे और यामाहा सिर्फ 5% मार्केट शेयर लेना चाहता था, उसका कभी नहीं हुआ, एंड दैट वाज वेरी सैड। क्योंकि एटलस होंडा का मार्केट शेयर उस टाइम पे 90% के आसपास था, यामाहा का शेयर 1% से भी कम था, और बाकी चाइनीज़ असेंबलर्स खेल रहे थे। अब यामाहा को सर्वाइवल के लिए चाहिए थे ज़्यादा मॉडल्स, क्योंकि जो एक चीज़ उनसे क्रैक नहीं हो पाई वो ये थी कि यार होंडा का मार्केट शेयर 90% है, बट उसमें मॉडल्स कितने, CD70 में 2 मॉडल्स, 100cc में 1 मॉडल, 125cc में 3 मॉडल्स, ठीक है, फिर 150cc में 1 मॉडल। यानी कि होंडा की जो प्रोडक्ट लाइन है वो काफ़ी ब्रॉड है, जबकि यामाहा अपने 125cc से ही इन सारों से लड़ने की कोशिश कर रहा था। अगर यामाहा उस टाइम पे देखता कि होंडा का ये जो 90% मार्केट शेयर है इसमें से सबसे मेजर चंक कौन सा था, वो 70 और 125cc का होना था। 70cc का चंक सबसे ज़्यादा, क्योंकि वो पाकिस्तान का नेशनल बाइक समझ लो आप उसको, वो वाला दर्जा रखता है, और यामाहा को लोग परसीव करते थे 100cc की वजह से। अब मेरे ख्याल में व्हाट वेंट रॉन्ग, एक तो यामाहा की जो मैनेजमेंट थी वो शायद ये एनालाइज करने में नाकाम रहे कि यार हमें कौन से वेरिएंट्स फेंकने चाहिए। मुझे अच्छी तरीके से याद है कि 100cc पे काफ़ी रिसर्च की थी यामाहा ने, 100cc 4 स्ट्रोक पे एक लो वैल्यूड और एक लो प्राइसिंग का मॉडल लाने की, बट वो ये डिसीजन लेने में नाकाम रहे, और उन्होंने जनाब, मेरी नज़र में प्राइस सेंसिटिव मार्केट के अंदर आपको प्राइस पे ही खेलना चाहिए। आप एक लो स्पेक का वेरिएंट देते हैं जिसकी कीमत कम होती है, जिसमें सामान कम होता है, लोगों को खुद ही समझ आ जाती है अगर ज़्यादा स्पेक्स और ज़्यादा फीचर्स चाहिए तो महंगा मॉडल लेना पड़ेगा। आपका महंगा मॉडल भी बिकता, आपको अपनी जो लाइन थी, मतलब 125cc के साथ साथ 100cc बनाते, 150 बनाते, आप लोगों ने ये सोचा कि पाकिस्तानी अवाम के पास पैसे नहीं है। यही पाकिस्तानी अवाम है जो चाइनीज़ गाड़ियाँ, चाइनीज़ SUVs दबा के ख़रीद रही है। आपका जैपनीज़ मोटरसाइकिल क्यों ना ख़रीदते, बट आप लोगों ने कहा जी लोकल ने खोलते, पैसे ही नहीं है, तो आपने अवाम की टेंशन ली, फिर ये तो होना ही था। एंड एक मैस मार्केट अफोर्डेबल मॉडल अभी भी यामाहा को रिवाइज
कर सकता है, लोकलाइजेशन पे फोकस हो और अपनी मॉडल रेंज प्लीज़ डाइवर्सिफाई कर दें। मेरे जैसे नालायक को ये बात समझ में आ गई है, आपको क्यों नहीं आ रही, मुझे इसका कोई आइडिया नहीं है। अभी भी मैं सोशल मीडिया देख रहा था, यामा कोई भी पोस्ट करता है, नीचे लोग जो हैं वो कहते हैं प्लीज़ डोंट गो, ना जाएं, मॉडल लॉन्च करें, चीज़ें बेहतर होंगी। वो कहते हैं थर्ड टाइम इज़ द चार्म। आई होप कि अभी ये जाएं और तीसरी दफ़ा आएँ और फिर मार्केट में नाम बनाएं अपना। ये एक दुखी दिल वाली वीडियो थी, बिकॉज आई हैव बीन पार्ट ऑफ यामा मोटर पाकिस्तान, और मुझे बड़ा अजीब लगा कि मेरी पुरानी कंपनी जो है वो पाकिस्तान से वाइंड अप करके जा रही है, जबकि मुझे पता है कि पोटेंशियल ह्यूज है। खैर, एनी विच वेज, विल सी यू।